Welcome to the class of Indian Partnership Act 1932. Today we are going to do a very important and different topic, that is incoming partner. आपको पता है कि पार्टनरशिप फर्म होती है, उसमें ऑलरेडी पार्टनर्स होते हैं और जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं वो एक आपस में ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस की रिलेशनशिप बिल्ड कर लेते हैं। तो ये बहुत ही कम और रेयर चांसेस होते हैं कि कोई न्यू पार्टनर को लेटर ऑन एडमिट किया जाए इन पार्टनरशिप फर्म। बट इट्स नॉट कम्प्लीटली कि बिल्कुल भी आप पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर सकते, या पार्टनरशिप जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है उसमें कोई भी न्यू पार्टनर जो है उसको एंट्री नहीं मिल सकती, ऐसा भी नहीं है। न्यू पार्टनर कैन कम बट विद सर्टेन कंडीशंस। वो किन तरीकों से आ सकता है एक ऑलरेडी पार्टनरशिप में, वो हम जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक ऑफ इनकमिंग पार्टनरशिप या इनकमिंग पार्टनर इन अ पार्टनरशिप, and this topic is provided in section 31. Recently we completed the topic of minor and now is incoming partner. जो incoming partner है बच्चे, that is completely different from the minor. जो minor अपने साथ एक ऑप्शन को इलेक्ट करता है कि मुझे पार्टनर बनना है, वो जो भी बातें हैं, जो भी उससे रिलेटेड राइट्स एंड लाइबिलिटीज रहेंगी, वो एक न्यू पार्टनर जो इनकमिंग पार्टनर है उससे बिल्कुल डिफर करती हैं। वो ऑलरेडी एक बेनिफिट इंजॉय कर रहा था माइनर, जो अब पार्टनर बना है, बट इनकमिंग पार्टनर is completely a new personality in a partnership. So let's start that. First of all, one thing you have to remember, that no person shall be admitted as a partner into a firm. आप फर्म के अंदर किसी भी पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। मीन्स जो ऑलरेडी पार्टनर्स हैं बच्चे, उनको सबसे पहले एक कंसेंट देनी होगी, एंड इफ ऑल आर रेडी टू एडमिट दैट न्यू पर्सन एज अ पार्टनर, ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स आर गिविंग देयर कंसेंट, तभी वो पर्सन एडमिट किया जाएगा एज अ पार्टनर। बट इसकी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है वो ध्यान से देखिए। एक्सेप्ट, एज आई रिटन हेयर, एक्सेप्ट इफ एनी कॉन्ट्रैक्ट इज देयर। मीन्स अगर ऑलरेडी कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी टर्म कंडीशन ये कहती है कि हम किसी पार्टनर को आने देंगे एज अ, किसी पर्सन को एज अ पार्टनर आने देंगे अगर किसी की कंसेंट ना भी हो तो अगर ऑलरेडी ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो कंसेंट किसी पार्टनर की लेनी जरूरी नहीं है, तब कंसेंट मैटर नहीं करती। बट इफ देर इज नो सच कॉन्ट्रैक्ट, देन कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स मैटर। So there are two ways how an incoming partner can enter into a partnership. One is by taking the consent of all the partners, and secondly, if any contract states कि yes, any partner can be admitted, तो contract के according। समझ में आया? तो अब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि इनकमिंग पार्टनर कैसे एक फर्म में एंटर कर सकता है। देखिए, एंटर करने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बहुत रेयर केसेस होते हैं जिसमें एक न्यू पार्टनर आएगा, क्योंकि इससे देखिए क्या होता है, लिमिटेशन दोनों पर ही है। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को लगेगा कि हमारी अब सीक्रेसी आउट होगी, प्लस जो इनकमिंग पार्टनर है उसको वो कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट, फेथ वो बनाना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए देर आर ऑलवेज अ रेजिस्टेंस टूवर्ड्स द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। बट इफ एनी न्यू पार्टनर वांट्स टू कम इन अ पार्टनरशिप, he can come by two ways. First, by taking the consent of all partners. If any partner is not ready तो नहीं आएगा। Second is if any contract is there already in a partnership. राइट, लर्न हो गया ये यहीं पर ही अच्छे से ना। देखिए, लर्न ही हो जाता है आपको जब आप नोट्स बनाएंगे, देखते हैं, मैं आपको जैसे समझाती हूँ तो आपको वो पॉइंट खुद ही माइंड में बैठ जाएंगे, बाद में जाके आपको दोबारा से रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं है। तो बच्चे, जब ये सेशन चल रहा है इसी में अपनी पूरी कॉन्सेंट्रेशन से सुना करो। नेक्स्ट इज अ पर्सन हु इज इंट्रोड्यूस्ड, ओके, हु इज इंट्रोड्यूस्ड एज अ पार्टनर। जिस पर्सन को आपने इंट्रोड्यूस्ड किया है एज अ पार्टनर इनटू अ फर्म, फर्म में, तो वो क्या होगा, दैट पार्टनर डज नॉट बिकम लाइबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म दैट आर डन बिफोर। ये तो देखिए बिल्कुल ही नेचुरल बात है। ही बिकम्स अ पार्टनर कैसे, कि सपोज कीजिए एक पार्टनर है और वो पार्टनर एंटर हो रहा है जुलाई में, ठीक है, और उसको जुलाई में एडमिट किया गया है, और उसके एंट्री से पहले इन जनवरी, लगा लीजिए जनवरी में
पार्टनर्स ने लोन लिया है, कोई लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी जो भी इनकर होगी उसमें जो इन जुलाई में पार्टनर आया है ये लाइबल नहीं होगा. व्हाई? बिकॉज दिस लाइबिलिटी इज ऑलरेडी टेकन बिफोर ही केम इनसाइड द पार्टनरशिप. सो यही ये पॉइंट कह रहा है दैट इफ एनी पार्टनर इज इंट्रोड्यूस्ड इन द फर्म, आता है तो वो उन एक्ट्स के लिए फर्म के लाइबल नहीं होगा जो उससे पहले ऑलरेडी वो कर चुके हैं, राइट? पर आपको पता है कि इसकी भी एक एक्सेप्शन है. कौन सी? माइनर. माइनर के केस में मैंने आपको बताई थी लाइबिलिटी. माइनर के केस में लाइबिलिटी उसी डेट से स्टार्ट हो जाती है जब से वो बेनिफिट लेना स्टार्ट करता है. बेनिफिट के लिए उसको एडमिट किया जाता है, वो डेट उसकी लाइबिलिटी से इंक्लूड हो जाती है अगर वो पार्टनर के तौर पर आगे इलेक्ट करता है तो, राइट बच्चे? सो दिस कंसेप्ट क्लियरली सेज दैट व्हाट, कि अ पर्सन हु इज इंट्रोड्यूस्ड एज पार्टनर into the firm, he doesn't become liable for what? For any acts of the firm which are done before he becomes the partner. Exception is section 13 minor. ये याद रखिएगा, माइनर बिल्कुल अलग कंसेप्ट है. माइनर को हम हर जगह एक्सेप्शन में लेकर चलेंगे. नाउ कम टू द पॉइंट. ये कंक्लूजन बताता है जो अभी हमने पढ़ा है. क्या कंक्लूजन बताता है? दैट a partner can be introduced in the firm in the following ways. What are those ways? Firstly, with the consent of all the existing partners. एक तो consent से आ सकता है. And secondly, in accordance with contract between the partners. अगर already कोई contract है. कॉन्ट्रैक्ट का केस क्या कहता है कि इफ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो पार्टनर्स के बीच में है और वो क्लियरली ये परमिट करता है कि न्यू पार्टनर का हम इंट्रोडक्शन लेंगे या न्यू पार्टनर को हम एडमिट करेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी लिखी गई है बात बचे. इवन देन फिर क्या होगा? अगर कोई पार्टनर ऑलरेडी उस चीज से एडमिट नहीं करेगा, कंसेंट नहीं देगा, तो वो मैटर नहीं करती. आपके कॉन्ट्रैक्ट में रिटर्न है तो आपको फिर वो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे. स्टिल अगर आप फिर भी कंसेंट नहीं देते हो तो वो मैटर नहीं करती. सो if in a contract between the partners there is a permission regarding the introduction of the new partner, then even without the consent of all the partners that can possibly be done, वो हो जाएगा. अब यहाँ पर कंसेप्ट समझ में आ गया. कंसेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट आर द टू ways through which new partner या incoming partner can enter inside a partnership. Now third thing is, again I said कि minor को हम बिल्कुल अलग से लेकर चलेंगे. तो यह minor ही हमें क्या कहता है? that provision of minor election. minor जो elect करता है कि मुझे इसमें पार्टनरशिप में आगे चलना है नहीं चलना है, वो उसका बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट क्राइटेरिया है. अब आ जाइए लाइबिलिटी ऑफ इनकमिंग पार्टनर. इनकमिंग पार्टनर की लाइबिलिटीज क्या होंगी बच्चे? मींस राइट्स तो आपने देख लिए वो क्या एंजॉय करेगा, तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी तो बनेगी. तो अब वो पता करते हैं कि कौन सी लाइबिलिटीज होंगी. सो लाइबिलिटी ऑफ द इनकमिंग पार्टनर बिगिंस फ्रॉम द, कब से स्टार्ट हो जाती है? बिगिंस फ्रॉम द डेट ऑफ हिज ज्वाइनिंग द फर्म. जिस टाइम से उसने फर्म को ज्वाइन किया. जैसे अर्लियर आई गेव यू एग्जांपल, अ न्यू पार्टनर केम एंड ही एंटर्स इन जुलाई, तो जुलाई से ही बच्चे उसकी लाइबिलिटी स्टार्ट होगी, नोट बिफोर द जुलाई. एंड अगेन देयर इज एक्सेप्शन ऑफ व्हाट? एक्सेप्शन ऑफ दिस माइनर्स लाइबिलिटी, क्योंकि माइनर्स की लाइबिलिटी कब से स्टार्ट होती है? फ्रॉम द डेट ही स्टार्ट्स टेकिंग बेनिफिट्स फ्रॉम द पार्टनरशिप. So this is the whole concept of whom, of incoming partner. and I hope अब आपको ये incoming partner से related जितने भी provision है partnership act में clear हुए होंगे. कैसे एक incoming partner enter करता है, उसके क्या rights हैं, क्या liabilities हैं. So with this topic is over, this session is over, and in next session we will start with outgoing partner. अगर कुछ आ रहा है तो बच्चे जाएगा भी. partnership firm से कुछ पार्टनर्स ऐसे भी हो सकते हैं जो सेटिस्फाई ना हो, they want to go out, they want to end their relationship with that firm. That we will study in next session. Till then, have a good day. Thank you.